सो हेलो टू ऑल। आप सभी का जेई का पेपर हो चुका है और थोड़ा देर से पेपर हुआ, लेकिन फाइनली अगर हम इस पेपर का ओवरऑल एनालिसिस देखें केमिस्ट्री वाले पार्ट का, तो आज थोड़ा पेपर वन का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओवरऑल पेपर मीडियोकर लेवल का था, लेकिन लेंदी था। तो इस वजह से हो सकता है कि नॉर्मली हम 25 से 30 मिनट मैक्सिमम केमिस्ट्री को देते हैं, पर ये पेपर ऐसा था जिसमें लगभग 40 मिनट्स लग सकते हैं। सुनते हैं कि पेपर टू और ज़्यादा लेंदी था, उसको अभी सॉल्व हमने नहीं किया है, तो सॉल्व करने के बाद उसको डिस्कस करेंगे। पेपर वन थोड़ा लेंदी था, तो डेफिनेटली इससे आपको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी ओवरऑल टाइम को, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिलाकर। पर ओवरऑल पेपर स्कोरिंग था, और अगर आप पेशेंस से केमिस्ट्री को करते और हड़बड़ी में नहीं करते तो अच्छा स्कोर इस पेपर में आ सकता था। तो हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, जब हम NaNH2 सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं तो। पर इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल है, और हम लोगों ने क्लास में भी कई बार पढ़ा है कि टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें फाइनली जो सोडा आपका NaNH2 है वो क्या करेगा, इसके साथ में टर्मिनल H के साथ में प्रोटॉन ले लेगा। तो चूंकि ये एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन के थ्रू, और वैसे भी यहाँ पर NaNH2 शुरू में ही ले लिया है तो वो कार्बन आयन बना देगा। तो हम यहाँ पर सोडियम लिक्विड अमोनिया जब यूज करेंगे तो एंटी एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड पर, तो यहाँ पर बी प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आसान था। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पहले भी एक बार जेई में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। हमें बतानी थी मीजो फॉर्म ऑफ 2,3-ब्यूटेन 2,3-डाइओल, और उसका भी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना था हमको। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो गोच फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, और आप इसको देख सकते हैं कि ये मीजो फॉर्म भी है। अगर हम बी वालों को देखो कि OH को अगर आप यहाँ पे लाओगे तो एम के ऊपर एम आ जाएगा, एच के ऊपर एच आ जाएगा, तो ये मीजो फॉर्म भी हो गई है। और मीजो फॉर्म के साथ साथ ये आपकी उसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर भी हो गया है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जहां पर एक आप कह सकते हैं कि प्लेन आपको गिवन है, एक फेस आपको गिवन है, और ये फेस अगर आप देखो तो गौर से FCC टाइप की फेस है। लेकिन इस FCC फेस में एक उन्होंने चेंज किया हुआ है कि जो मिडिल एटम है वो कॉर्नर एटम से छोटा है, और साथ साथ में कॉर्नर एटम साथ में टच कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी सिचुएशन बना दी है। तो इस केस में हम मान सकते हैं कि चूंकि कॉर्नर एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो जो एज लेंथ ए है वो रेडियस ऑफ वाई का डबल होगी। तो a इज इक्वल टू 2y, एंड y मीन्स द रेडियस ऑफ y है। और डायगोनल अगर हम देखें तो √2a इट शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 2y, मतलब रेडियस x की और y की उस रिलेशन में 2x प्लस 2y करते हैं। तो आप ये रिलेशन FCC का निकाल कर देखिए, एंड आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था, जिसमें अगर हम देखें तो हमसे दो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जिसमें एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया हुआ है, एक में वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्रोमियम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो +3 चार्ज है, 3d3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर सारे ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे, पेयरिंग नहीं होगी। कॉपर में देखें यहाँ पर, तो कॉपर के ऊपर भी +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8। तो यहाँ पर T2g ऑर्बिटल पूरा होगा, Eg ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एंड बोर मैग्नेटोन अगर आप निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का √n × n+2 आप निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी इसको बना दिया है। तो अगर हम देखिए मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोपाइन मिलेगा, और प्रोपाइन का 4 ग्राम का मतलब 0.1 मोल है। और प्रोपाइन की अगर हम NaNH2 और मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो 2 ब्यूटाइन मिलेगा, और चूंकि ये 75% इसका यील्ड है तो 0.075 मोल इसके होंगे। 2 ब्यूटाइन का अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में बड़ी कॉमन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन होगा, बेंजीन डेरिवेटिव मिलेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन। और चूंकि इसका 40% ही हमको निकालना है, तो हमें
0.075 मोल का, चूंकि इसमें 3 मोल लगेंगे ब्यूटाइन के, 1 मोल ये कंपाउंड बनाने के लिए, तो इसका 1/3 मोल उसका, और उसका भी 40% यील्ड है। तो इस तरीके से हम उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल सकते हैं। इधर प्रोपाइन का अगर हम HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको प्रोपेनोन मिलेगा। प्रोपेनोन का बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन है, उसका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी एक ट्रिकी सिचुएशन है, NaOCl लिया है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब चूंकि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं किया हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी है कि देखते हैं IIT इसमें क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका सोडियम सोल्ट मिलना चाहिए अगर हम केवल NaOCl लेंगे तो। वाटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर वाटर यहाँ पे लेंगे तो फिर हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर अब जेई बोनस मार्क करे या क्या करे, फाइनली जेई को ही देखना होगा इसमें। तो मतलब कार्बोक्सिलेट आयन से आंसर देते हैं या फिर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से देते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स को मिलाकर था। क्वेश्चन आसान था बट केमिस्ट्री से ज़्यादा मैथमेटिकल ज़्यादा था। वांट ऑफ इक्वेशन यहाँ पर यूज किया, हमें पता है कि वांट ऑफ इक्वेशन होती है d(ln(k)/dt इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा h/RT²। तो उसको मॉडिफाइड करके यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो और ये पी नॉट एक टर्म ले लिया है केवल रेफरेंस के लिए, यूनिट लेस बनाने के लिए लोग को pz/p नोट करके, अदरवाइज इसका कोई खास यूज यहाँ पर नहीं है। तो d(ln(k)/dt अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते तो उसी को मॉडिफाइड करके यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये जो टर्म है वो अपने आप में यहाँ पर स्लोप आ गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने दिस वर्सेस दिस यहाँ पर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो बेसिकली ये अपने आप में स्लोप को बताएगा, और स्लोप आपको बताएगा माइनस डेल्टा h/10⁴R। तो ये वैल्यू निकाला हमने, तो यहां से डेल्टा H नोट आ गया। तो डेल्टा H नोट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अगेन फ्री एनर्जी की इक्वेशन यूज करें, डेल्टा G नोट शुड बी इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम डेल्टा S नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन का टिपिकल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा एक पार्ट में ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो हो सकता है कुछ लोग इसमें सिली मिस्टेक कर आए। तो पहले पार्ट में हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, 0.1 मोलर लिया है, दो पार्ट में टूटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो 0.1 मोलर से 0.2 मोलर बन जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी करके हमारा आंसर डेल्टा TB जो है 0.1 आ गया। तो हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर 100.1 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में डिफरेंस पूछा है आपसे, तो यहाँ पर एक चीज है, एक रिएक्शन भी हो रही है सिल्वर नाइट्रेट की बेरियम क्लोराइड के साथ। कुछ लोग ये आंसर दे सकते हैं जो कि यहाँ पर गलत होगा, सीधा सीधा ऐसा नहीं कैलकुलेट कर सकते टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि बेरियम क्लोराइड और AgNO3 आपस में रिएक्शन करें, और ये आपस में रिएक्शन करके देन फाइनली सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड बचेगा नहीं। तो AgNO3 बचेगा और बेरियम नाइट्रेट बचेगा, सॉरी AgNO3 पूरा चला जाएगा, इसमें बेरियम क्लोराइड बचेगा और बेरियम नाइट्रेट बनेगा। इसके टोटल नंबर ऑफ आयोन्स के आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा TB कैलकुलेट करना है, और फिर उसका डिफरेंस निकालना है आपको। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, और थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री उसमें लगा दी। अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्डिहाइडिक पार्ट और जो टर्मिनल CH2OH है दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होंगे, और कह रहे हैं कि इसका रोटेशन है 52.7 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसका रोटेशन -52.7 डिग्री होगा, तो मतलब इसके मिरर इमेज जो बने उन कंपाउंड्स को हमको सर्च करना है। तो अगर हम यहाँ पर ढूंढेंगे तो COD हमको ऐसे मिलेंगे, जिनको हम HNO3 साथ में ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनेंगे, तो वो हमें सर्च करना था। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले लिया। केरियस जो टेस्ट है एक्चुअली हम वो हेलोजन और सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली सल्फर को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट था, और साथ साथ में
आप कह सकते हो जो एरोमेटिक हैलाइड में बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं बाई मोलिकुलर, उसके ऊपर बेस्ड था। तो हमें पता है कि हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब इस तरह की रिएक्शन होगी। तो यहां पर जब हम PHSNA यूज करेंगे तो ये कंपाउंड जो है पहला वाला कंपाउंड चूंकि फ्लोरीन के रेस्पेक्ट NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है, और जो D है उसमें NO2 जो है पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इन दोनों में ये रिएक्शन होगी। और उसके बाद में चूंकि दोनों में सल्फर भी होगा तो वो कैरियर स्टेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलाइडल सॉल्यूशन पे था, और ये बहुत ही कॉमन टाइप सिचुएशन है कि लास्ट कुछ ईयर से कोलाइडल पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये बेसिक थ्योरी पे क्वेश्चन था। जैसे जो पहला पार्ट था, जो पेप्टाइजेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होती है। सेकेंड पार्ट करेक्ट है क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन से कम होती है। तो सेम कंसेंट्रेशन पे चूंकि इसमें कोलाइडल प्रॉपर्टी कम है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर का डिक्रीज उतना नहीं होगा, तो फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर करेक्ट होगा। CMC के बारे में भी करेक्ट स्टेटमेंट है, पर मिसेलीज जो है वो मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड नहीं है, वो प्रोटीन हो सकती है। ये तो मल्टीपल मॉलिक्यूल है जो आपस में एसोसिएट होते हैं, तो एसोसिएट कोलाइड है मिसेलीज जो है, दैट वी कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मोनोब्रोमिनेशन का तुमको एलाइलिक पोजीशन वाले भी काउंट करने हैं, और साथ साथ में जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उसके भी काउंट करने हैं। तो आई हैव कैलकुलेटेड टोटल ये 13 इसके आइसोमर्स निकल के आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप एक सिली मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ऑक्साइम तो आपने बना ली, 4 जगह ऑक्साइम बनेगा। ये ऑक्सीजन जो है ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, तो चूंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो हैं ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो यहाँ पर बस आपसे यही एक गलती हो सकती है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसलिए हाइब्रिडाइज मतलब टोटल यहाँ पर एटम्स 12 हो जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी फिर से थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने डाल दिया है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो एक क्लोरीन एक ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज करेगा तो एक बार एक आयनाइजेशन आइसोमर हो गया, दोनों ब्रोमीन दोनों क्लोरीन को एक्सचेंज कर दे तो एक और आयनाइजेशन हो गया। और तीनों ही केस में आप ये कह सकते हो कि आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, डायस्टियोमर्स है, वही बन सकते हैं। तो इसमें आपके 2 डायस्टियोमर बन सकते हैं, इसमें भी आपके 2 डायस्टियोमर बन सकते हैं, और इसमें भी आपके 2 डायस्टियोमर बन सकते हैं। तो 6 आपके ये हो गए, प्लस 2 आपके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और क्रिएट हो गए, तो टोटल इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल पेपर। आप अपना एनालिसिस करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। राइट।